दादा दादी को अपने जो पोते पोती होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अगर पोते पोती को जरा सी भी खरोच आ जाती है तो सबसे पहले जो दर्द होता है वो दादा दादी को होता है। कहा तो इस कदर जाता है जैसे कि मूल से भी ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। उसी प्रकार से जो दादा दादी को उनके जो पोते पोती होते हैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं दोस्तों। लेकिन आज की कहानी में कुछ उल्टा हो जाता है। एक दादा अपने पोते पोती को और उनकी मम्मी को उतार देता है मौत के घाट। दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो दादा इतना निर्दयी हो जाता है और बच्चों को और उसकी मम्मी को मौत के घाट उतार देता है? पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, बिहार में एक जिला पड़ता है पटना। ये पटना जिले की ही कहानी है। यहाँ पर 35 वर्षीय एक धर्मेंद्र नाम का लड़का रहा करता है और जिसकी शादी आज से 10 साल पहले हो जाती है। जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसका नाम शीला होता है। उसकी हम उम्र यानी 1-2 साल उससे छोटी होती है। 33 साल की शीला होती है। दोस्तों अच्छे से उनका गुजारा चल रहा होता है। इस 10 साल के अंतराल में उन्हें 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब तो उनका गुजर बसर बड़े आराम से प्यार से चल रहा होता है। घर का वो काम काज करते हैं। इधर जो धर्मेंद्र होता है वो दिहाड़ी मजदूरी करके आता है और अपने गुजर बसर अच्छे से करता है। लेकिन कुछ समय और बीतता है तो उनको लगने लगता है कि इस दिहाड़ी मजदूरी से हमारा गुजारा नहीं चलता। अब धर्मेंद्र को लगने लगता है कि मुझे पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे भी अब बड़े होने लगे हैं। इनका भी मुझे आगे पालन पोषण करना है, इनको अच्छी पढ़ाई देनी है। उसके लिए वो बिहार से चलकर यूपी के गांव में आ जाता है और वहां जाकर कबाड़े का काम करने लगता है। दोस्तों वो यहाँ वहीं पर रहने लगता है और वहीं रहकर जो पैसे कमाता है उनमें से कुछ पैसे अपने घर भेज दिया करता है, अपनी बच्चों की परवरिश के लिए और अपने पिता के खर्चे के लिए। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लेकिन जो धर्मेंद्र का पिता होता है वो कई बार अपनी बहू से कहा करता है कि तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं जाती, तुम यहाँ पर क्यों रहती हो। लेकिन उसकी बहू कहती है कि पिताजी मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उनका खर्चा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, इतनी कमाई हो नहीं पाती। अगर मैं भी वहाँ चली जाऊँगी तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन पिता उसको बार बार यही कहता रहता है, लेकिन वो बहू जाने का नाम नहीं लेती। वो वहीं पर रहती है और वहीं रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती है। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय और बीतता रहता है। एक दिन का समय होता है जब ससुर और बहू की जुबानी जंग काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ससुर को इस कदर गुस्सा आ जाता है, वहीं पर कोने में पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी उठाकर अपनी बेटे की बहू की गर्दन पर चला देता है। जैसे ही कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर लगती है, गर्दन कटकर धड़ से अलग हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। इधर ससुर के भी हाथ पैर फूलने लगते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे ये सब देख रहे होते हैं तो बच्चे भी दौड़कर अपनी माँ को बचाने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो निर्दयी दादा उन बच्चों पर भी कुल्हाड़ी से वार कर देता है, उन्हें भी वहीं पर मारकर मौत के घाट उतार देता है। अब दादा के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। उसे लगने लगता है कि अब तो ये तूने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, लेकिन इस क्राइम को तू छुपाएगा कैसे। वो रात का समय का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है वो खेतों की तरफ जाता है और वहाँ जाकर उन तीनों लाशों को बारी बारी से ले जाकर और एक गड्ढे के अंदर दफना देता है। अगले ही दिन शीला का भाई उस गांव में पहुंच जाता है और अपने मौसा से जाकर पूछ लेता है कि मौसा जी मेरी बहन कहाँ है और हमारे भांजी कहाँ हैं। लेकिन मौसा का जवाब कुछ उल्टा होता है। वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता उनके बारे में। दोस्तों उस लड़के को भी शक होने लगता है। वो सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। इधर जो लाशों को वो खेतों पर दबा के आया था उनको कुत्ते खींच लेते हैं। कुत्ते खींचकर उनको बाहर निकालते हैं। जैसे ही किसान लोग खेत पर जाते हैं, खेतों पर जाकर देखते हैं तो उन्हें डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है। उनकी चीख निकल आती है और चीख को सुनकर इकट्ठे लोग वहाँ पर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे होने के बाद पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस सबों को अपने कब्जे में ले लेती है और वो लड़का जो उस लड़की का भाई होता है वो भी वहाँ पहुँच जाता है। उन सब को देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। पुलिस उसे अपने पास बिठाकर पूछती है कि ये सब किसके हैं। तो वो लड़का बताता है ये मेरी बहन है, ये मेरा भांजा है, मेरी भांजी है। यह सब देखकर गांव में भी सन्नाटा छा जाता है।
गांव में एक तरफ से ऐसा लगता है कि जैसे मातम छा गया हो। दोस्तों, पुलिस उन शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में भी लग जाती है। पुलिस घर वालों में जांच पड़ताल के लिए जाती है तो घर में वही उन बच्चों का दादा वहां पर होता है। उस दादा से पूछा जाता है तो दादा कुछ खुलासा करने के मूड में नहीं होता, लेकिन पुलिस अपने रवैये से उसे पूछताछ करती है और जैसे ही घर की छानबीन करती है तो कुछ खून के छींटे घर की दीवारों पर लगे होते हैं, जो कि दादा उसे साफ नहीं कर पाता। तो दादा से फिर जो पुलिस का रवैया होता है उस तरीके से पूछताछ की जाती है तो दादा अपनी आप को ज़्यादा देर नहीं रोक पाता, वो थोड़ी देर में ही बड़ा खुलासा करने लगता है। वो बताता है कि मेरी बहू मेरे साथ में लड़ाई किया करती थी, मैं उससे कहा करता था कि तुम अपने पति के साथ चली जाओ, इन बच्चों को भी ले जाओ, वहाँ जाकर तुम अच्छे से रहो, लेकिन वो यहीं पर एक सांप बन के मेरे जीवन में बैठी हुई थी। मैं उसको कई बार समझा चुका था लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। मुझे एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है और मैं उसे रास्ते से हटा देता हूँ। पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं कि इन मासूमों का क्या कसूर था, जो ये छोटे बच्चे थे, इनको किस लिए आपने मौत के घाट उतारा? जबकि कहा तो ये जाता है दादा को अपने पोते पोती जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो वो कहता है कि ये भी अपनी माँ को बचाने के लिए आ रहे थे। मुझे गुस्सा इतना चढ़ा हुआ था, गुस्से में मैं अंधा हो चुका था, मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे ही रास्ते में आते हैं मैं इनको भी मौत के घाट उतार देता हूँ। दोस्तों, इतनी भयानक कहानी वहाँ पर बन जाती है। पुलिस वाले ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। एक दादा अपने बेटे की बहू और अपने पोते पोती को किस कदर निर्दयी होकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, आज उस दादा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो पति होता है धर्मेंद्र, वो भी वहाँ आ जाता है। उस पति का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो यही कहता है कि मेरी क्या कमी थी, मेरे बसे बसाए घर को मेरे बाप ने उजाड़ दिया। मैं वहाँ पर इन सब के लिए ही तो कमा रहा था, मुझे क्या ज़रूरत थी? मैं बिहार को छोड़कर यूपी जाता, यूपी जाकर मैं कमाता और इन सब के लिए मैं ये सब कर रहा था, लेकिन मुझे मिला क्या? मेरा बाप खुद इतना बड़ा कातिल बन गया। दोस्तों, उस पति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसे पुलिस सांत्वना देती है और उसे बिठाती है, उसे पानी पिलाया जाता है, लेकिन उसका आज भी रो रो कर बुरा हाल है। वो बस यही कहता है कि मेरे घर को क्यों उजाड़ दिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक दादा इतना बड़ा क्रूर हो जाता है। वो अपने पूरे परिवार को, वंशवेल को ख़त्म कर देता है, जबकि वंशवेल चलाने के लिए जो दादा अपने बेटे, अपने बेटियों की शादी कराया करते हैं, लेकिन वही दादा ऐसा निर्दयी हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।